बच्चों, मेरे हाथ में आप ये एक टेबल टेनिस की गेंद देख रहे होंगे। मैं इसे नीचे गिराता हूँ, देखते हैं क्या होता है। आपने देखा कि गेंद इस ऊंचाई तक ऊपर आई। अब मैं इस गेंद को थोड़ा तेजी से नीचे छोड़ता हूँ, देखते हैं क्या होता है। आपने देखा कि गेंद इस बार पहले की तुलना में कुछ अधिक ऊंचाई तक आई। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या आप जानते हैं? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने इसे पहले धीरे से छोड़ा तो इस पर इस टेबल के द्वारा भी कम बल लगा, और जब मैंने इसे तेज़ी से छोड़ा तो टेबल के द्वारा भी इस पर अधिक बल लगा। और बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि अगर गेंद को हम धीरे छोड़ते हैं तो गेंद धीरे से कम ऊंचाई तक आती है, और अगर हम इसे तेज़ी से छोड़ते हैं तो गेंद अधिक तेज़ी से अधिक ऊंचाई तक आती है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने हमने इस पर बल लगाया उतना ही बल हमें इस टेबल के द्वारा प्राप्त हुआ। और बच्चों, यही न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या आपने सोचा है कि नाव पानी में कैसे आगे चलती है? आपने देखा होगा कि उसमें जो नाविक होता है या जो नाव को चलाने वाला होता है, वह पतवार से पानी को पीछे की ओर लगातार धक्का देते रहता है ना। तो यह क्रियाबल है। पतवार से जब हम पानी को धक्का देते हैं तो यह क्रियाबल है। और न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार आप जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब पतवार पीछे की ओर पानी को धक्का देती है तो पानी भी आगे की ओर नाव को धक्का देती है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया बल से नाव आगे की ओर बढ़ती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति राइफल चलाता है तो जैसे ही गोली आगे बढ़ती है उस व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? तो ऐसा क्रिया और प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। जब व्यक्ति गोली चलाता है तो गोली जो है बारूद में विस्फोट होने के कारण बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, जिसके कारण उतनी ही बल से व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। इस कारण क्रिया और प्रतिक्रिया बल के कारण व्यक्ति को गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम में मैंने बताया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि गोली तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, लेकिन उतनी तेज़ी से तो व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का नहीं लगता। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है आपको न्यूटन के गति के दूसरे नियम से पता चल सकता है। आप जानते हैं न्यूटन के दूसरे नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, या F बराबर m इंटू a। इस सूत्र से त्वरण a बराबर F बटा m होगा, और यदि बल का मान नियत हो तो a जो है वह व्युत्क्रमानुपाती होगा द्रव्यमान के, यानी a व्युत्क्रमानुपाती होगा द्रव्यमान से। मतलब अगर द्रव्यमान कम होगा तो त्वरण ज़्यादा होगा। जैसे गोली में होता है, गोली का द्रव्यमान बहुत कम होता है जिससे उसका त्वरण बहुत अधिक होता है और वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। लेकिन व्यक्ति और राइफल का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वह उतना त्वरण प्राप्त नहीं कर सकता जितना गोली प्राप्त करता है। इस कारण व्यक्ति को धीरे झटका लगता है। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों एक ही वस्तु पर नहीं लगती, बल्कि अलग अलग वस्तुओं पर लगती है।
न्यूटन के गति के तीसरे नियम से आप समझ चुके हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके लिए हमने कुछ उदाहरण भी देखे, लेकिन क्या सच में प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है? आइए इसे हम एक प्रयोग के माध्यम से कर देखते हैं कि सचमुच में प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है या नहीं। इस प्रयोग को करने के लिए हमें दो स्प्रिंग बैलेंस की आवश्यकता होगी। इसमें से ये एक स्प्रिंग बैलेंस है और एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पर मैंने फिक्स करके रखा हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस आप जानते होंगे, इसके माध्यम से हम वज़न करते हैं और इसमें जितना वज़न लटकाते हैं वह यहाँ पर शो होता है। तो एक और इसमें वज़न लिखा हुआ है और दूसरी ओर उस वज़न के कारण कितना बल लग रहा है वह यहाँ पर दूसरी ओर प्रदर्शित होता है। जैसे 250 ग्राम का भार चढ़ाया तो उसके कारण कितने न्यूटन का बल लगता है वह यहाँ पर प्रदर्शित है। तो आइए अब हम इन स्प्रिंग बैलेंस के माध्यम से क्रिया और प्रतिक्रिया बल को समझें। यहाँ आपको दो स्प्रिंग बैलेंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक स्प्रिंग बैलेंस जो है वह फिक्स है, इसे मैं नहीं हिला सकता, और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस जो है इसे खींचकर मैं बल लगाऊंगा। तो इसे खींचने से जो मैं बल लगाऊंगा वह क्रिया बल होगा और इसका पाठ्यांक आपको इस स्प्रिंग बैलेंस में नज़र आएगा। अब क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल होगी तो वह प्रतिक्रिया बल आपको इस स्प्रिंग बैलेंस पर नज़र आएगा। देखिए, अभी प्रारंभ में जब कोई बल नहीं लग रहा है तब दोनों के पाठ्यांक 0 0 है। देखिए, यहाँ पर भी 0 न्यूटन और यहाँ पर भी 0 न्यूटन। अब मैं इस पर क्रिया बल लगाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, मैंने ये क्रिया बल लगाया तो देखिए खूंटी वाले बल में आपको नज़र आ रहा है कि मैंने 1 न्यूटन का बल लगाया हुआ है। अब आप इस दूसरे स्प्रिंग बैलेंस में देखिए, यहाँ पर भी आपको 1 न्यूटन नज़र आ रहा है। तो आपने देखा कि जब मैंने 1 न्यूटन का क्रिया बल लगाया तो 1 न्यूटन का प्रतिक्रिया बल ही प्राप्त हुआ। आइए अब हम बल की मात्रा को बढ़ा कर देखते हैं। देखिए, अब मैंने बल की मात्रा को बढ़ाकर 1.25 न्यूटन कर दिया है। आप इधर फिक्स वाले बैलेंस में देखिए 1.25 न्यूटन शो हो रहा है और जिधर से मैं क्रिया बल लगा रहा हूँ उस स्प्रिंग बैलेंस में देखिए यहाँ पर भी 1.25 न्यूटन बल प्रदर्शित हो रहा है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी क्रिया बल लग रही है उतनी ही प्रतिक्रिया बल लग रही है। आइए इसे थोड़ा सा और बढ़ा कर देखते हैं। मैं बल के मात्रा को और बढ़ाता हूँ। ये देखिए, मैंने 1.50 न्यूटन का क्रिया बल लगाया तो दूसरे स्प्रिंग बैलेंस में भी आपको 1.50 न्यूटन का प्रतिक्रिया बल नज़र आ रहा है। चलिए अब क्रिया बल को हम कम करके देखते हैं। ये देखिए, अब मैंने क्रिया बल का मान कम करके 1 न्यूटन कर दिया तो उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया बल भी 1 न्यूटन दिखाई दे रहा है। इस प्रकार दो स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से हमने क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का सत्यापन किया। आपने देखा कि जब मैं इस पर क्रिया बल लगा रहा था तो मैं जितना क्रिया बल लगा रहा था दूसरे स्प्रिंग बैलेंस पर उतना ही प्रतिक्रिया बल प्रदर्शित हो रहा था। जैसे शुरू में मैंने 1 न्यूटन का बल लगाया तो दूसरे स्प्रिंग बैलेंस में भी 1 न्यूटन का बल दिखाई दे रहा था। फिर जैसे जैसे मैं बल के मान को बढ़ाते गया दूसरे स्प्रिंग बैलेंस में भी उसी प्रकार से बल बढ़ता गया, और जब मैं बल को कम करते गया तो दूसरे स्प्रिंग बैलेंस में भी उसी अनुपात में बल कम होते गया। इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर
और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के नियम की सीमाएं। न्यूटन का नियम सार्वभौमिक है, परंतु इसको भी एक निश्चित सीमा तक ही उपयोग किया जा सकता है, जिसके अनुसार पहला, न्यूटन के नियम केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्र में सत्य होते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में ये लागू नहीं होते। दूसरा, ये नियम अनापेक्षिकीय गति के लिए सत्य हैं, क्योंकि आपेक्षिकीय गतिकी में वस्तु का द्रव्यमान स्थिर नहीं होता, बल्कि वेग वृद्धि के साथ द्रव्यमान में वृद्धि होती है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। यहाँ निकाय से तात्पर्य है, निकाय जो है वह कुछ कणों का समूह होता है। ये निकाय, एक कण से भी निकाय बनता है और ये बहुत सारे कण भी इसमें हो सकते हैं। निकाय में जो कण होते हैं वो अपने आप को छोड़कर बाकी अन्य कणों के साथ क्रिया करते हैं और आपस में बल लगाते हैं। तो ये आपस में क्रिया करके जो बल लगाते हैं उसे हम आंतरिक बल कहते हैं और इनके बीच की क्रिया को अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो आइए फिर से एक बार हम इस नियम को देखें। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। आइए अब हम इसे प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक कण निकाय के लिए रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध करके देखेंगे। एक कण निकाय से तात्पर्य है ऐसा निकाय जिसमें केवल एक कण हो। तो मान लीजिए हमारे पास एक कण का एक निकाय है जिसका कण का द्रव्यमान जो है वो m है और मान लीजिए ये कण जो है v वेग से गति कर रहा है। तो इस कण का वेग क्या है? v है। तो आप संवेग के नियम से जानते ही हैं कि संवेग जो है वो किसी वस्तु के या कण के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस एक कण निकाय का जो संवेग है वो होगा P बराबर m इंटू v। अब आप न्यूटन के गति के दूसरे नियम से जानते ही हैं कि जो बल होता है F वो डेल P और डेल T के बराबर होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से आप जानते हैं कि F जो है वह डेल P अपॉन डेल T के बराबर होता है। अब अगर इस निकाय पर बाहर से कोई बल ना लग रहा हो, यानी F का मान क्या हो? 0 हो। F जो है वो क्या हो जाए? अगर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू 0, यानी संवेग में परिवर्तन क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि संवेग जो है वो क्या हो गया, या इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू 0। तो इसका अर्थ हुआ कि P जो है वो क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। P बराबर नियतांक। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी निकाय में बाह्य बल अनुपस्थित हो तो उस कण का जो रेखीय संवेग है वो क्या होगा? नियत होगा। आइए अब हम रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को दो कणों के लिए देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक दो कण का निकाय है ना, जिसमें
बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, यहाँ पर इस निकाय में बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है। और मान लो पहले कण का द्रव्यमान m1 है और दूसरे कण का द्रव्यमान जो है वो m2 है। अब ये आपस में एक दूसरे पर बल लगाएंगे, एक दूसरे पर क्रिया करेंगे, है ना। तो अन्योन्य क्रिया के कारण मान लीजिए पहला कण दूसरे कण पर F21 बल लगाता है। पहला कण जो है दूसरे पर दूसरे कण पर F21 बल लगाता है। इसी प्रकार दूसरा कण पहले कण पर दूसरा कण जो है वो पहले कण पर F12 बल लगा रहा है, जिसके कारण सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी में पहले कण के संवेग में परिवर्तन होगा और उसे हम मान लीजिए डेल P1 से दर्शाते हैं। पहले कण के संवेग में परिवर्तन, इसे हम किससे दर्शाते हैं? डेल P1 से। इसी प्रकार ये जो है इस पर दूसरा कण जो है पहले पर भी बल लगा रहा है, जिसके कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा, है ना। तो दूसरे कण के और ये जो है इस पर बल लगा रहा है, तो अब दूसरे कण के जो संवेग में परिवर्तन है वो मान लीजिए क्या है? डेल P2। दूसरे कण के संवेग में परिवर्तन को हम किससे दर्शा रहे हैं? डेल P2 से। अब न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या हो जाएगा? जो F21 है वो बराबर होगा डेल P1 अपॉन डेल टी के। और इसी प्रकार से F12 जो है वो बराबर होगा डेल P2 अपॉन डेल टी के। लेकिन आप न्यूटन के गति के तीसरे नियम से जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। तो क्या हो जाएगा? ये F21 जो है बराबर होगा किसके? F12 के। F21 जो है वो बराबर होगा F12 के। यहाँ पर ऋण चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि क्रिया दोनों में बराबर हो रही है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर है, लेकिन इनकी दिशा क्या है? विपरीत है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम से F21 इक्वल टू माइनस F12। अब अगर इसे हम इधर से इसका पक्षांतर करके इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा F21 इक्वल प्लस F12 इक्वल टू 0। और अभी यहाँ पर आपने देखा कि F21 जो है किसके बराबर होता है? डेल P1 अपॉन डेल टी के। और F12 जो है बराबर होता है डेल P2 अपॉन डेल टी के। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, F21 के जगह में डेल P1 अपॉन डेल टी प्लस डेल P2 अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। या फिर इसे हम डेल P1 प्लस P2 अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि P1 प्लस P2 का मान जो है वो क्या होगा?
नियत होगा, नियतांक। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो कण निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। दो कण निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। इसी प्रकार n कण निकाय के लिए, मान लीजिए कोई निकाय है जिसमें n कण है मान लीजिए, और इन n कणों का जो रेखीय संवेग है वो क्रमशः P1, P2, P3 और Pn है। तब संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, इसी प्रकार से n कण है तो Pn का योग जो है वो नियत होगा। इसका यह अर्थ हुआ कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय के कणों का रेखीय संवेग नियत होता है। संवेग को आप जानते हैं कि ये सदिश राशि होती है, तो आप इसमें हम सदिश के रूप में भी इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय के कणों के रेखीय संवेग का सदिश योग नियत रहता है। अब हम विलगित निकाय में संवेग संरक्षण देखेंगे। विलगित निकाय से आशय ऐसा निकाय है जिस पर बाहर से कोई बल ना लग रहा हो, बाहर से कोई भी बल ना लग रहा हो। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक दो कण का विलगित निकाय है, जिसमें से पहले का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है। दो कण का विलगित निकाय है, पहले का द्रव्यमान जो है वो m1 है और दूसरे का द्रव्यमान जो है वह m2 है। मान लीजिए इनमें अन्योन्य क्रिया से पूर्व, अन्योन्य क्रिया से पूर्व ये क्या है, आपस में क्रिया करते हैं। तो जब ये आपस में क्रिया नहीं कर रहे हैं उसके पहले, अन्योन्य क्रिया से पूर्व जो ये कण है उसमें पहले कण का संवेग मान लीजिए P1 है और दूसरे कण का संवेग जो है वह P2 है। अन्योन्य क्रिया से पूर्व इनके संवेग क्रमशः P1 तथा P2 हैं। अब इनमें आपस में अन्योन्य क्रिया हो रही है और आपस में अन्योन्य क्रिया के बाद इनका संवेग जो है वो हो जाता है, पहले कण का मान लीजिए हो जाता है P1 डैश और दूसरे का हो जाता है P2 डैश, यानी अन्योन्य क्रिया के पश्चात। अन्योन्य क्रिया के बाद इनका संवेग क्या हो गया, इनका संवेग क्रमशः P1 डैश तथा P2 डैश हो जाता है। तब संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा,
संवेग संरक्षण के नियम से आप जानते हैं कि अन्योन्य क्रिया के होने वाला के पूर्व जो संवेग था वह अन्योन्य क्रिया के बाद भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो संवेग संरक्षण के नियम से यहाँ पर हो जाएगा P1 प्लस P2 इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश। इसे हम समीकरण 4 का नाम दे देते हैं। अब यदि मान लीजिए अन्योन्य क्रिया के पूर्व जो पहला कण है उसका वेग u1 था और दूसरे कण का वेग u2 था, और इनमें जब आपस में क्रिया हुई तो m1 का जो वेग है वो बदल गया, क्या हो गया, v1 हो गया, और m2 का जो वेग है वो बदल कर क्या हो गया, v2 हो गया। तो यहाँ पर समीकरण जो 4 है वह इस प्रकार से हो जाएगा m1 u1 p2 को हम लिख सकते हैं m2 u2। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू p1 डैश। p1 डैश क्या हो जाएगा, इसका वेग अब क्या हो गया, v1 हो गया, और दूसरे कण का वेग हो गया v2। तो इस प्रकार से हम p1 डैश को लिख सकते हैं m1 v1 और प्लस p2 डैश के जगह हम लिख सकते हैं m2 v2। समीकरण 5 का नाम दे देते हैं इसको। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ, m1 u1 m2 u2, ये क्या है, प्रारंभिक संवेग है इसका, है ना, प्रारंभिक संवेग। इस दो कण के विलगित निकाय का प्रारंभिक संवेग जो है वो m1 u1 प्लस m2 u2 है, और जो m1 v1 प्लस m2 v2 जो मिल रहा है ये क्या है, इनमें अन्योन्य क्रिया होने के बाद अंतिम संवेग है। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। अर्थात किसी विलगित निकाय की अन्योन्य क्रिया के पूर्व कुल रेखीय संवेग अन्योन्य क्रिया के बाद कुल रेखीय संवेग के बराबर होती है। आइए अब हम रेखीय संवेग संरक्षण के अनुप्रयोग देखते हैं। दैनिक जीवन में अनेक घटनाओं की व्याख्या हम रेखीय संवेग संरक्षण नियम द्वारा कर सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, बंदूक से गोली दागना। बंदूक से गोली दागने पर वह जिस वेग से पीछे हटती है उसे प्रतिक्षिप्त वेग कहते हैं। गोली दागने के पूर्व निकाय, निकाय मतलब बंदूक और गोली, ये विरामावस्था में होती है, अतः इनका कुल रेखीय संवेग शून्य होता है। अतः संवेग संरक्षण के नियमानुसार गोली दागने के पश्चात भी कुल रेखीय संवेग शून्य होगा। आइए इसे देखते हैं। मान लीजिए गोली का द्रव्यमान स्मॉल m है और इसका रेखीय वेग स्मॉल v तथा बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M है, और बंदूक जिस वेग से पीछे हटती है यानी इसका जो प्रतिक्षिप्त वेग है वो कैपिटल V है। तब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से हम जानते हैं कि प्रारंभिक संवेग जो है वो बराबर होता है अंतिम संवेग के। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, प्रारंभिक संवेग शुरू में क्या होगा, गोली और बंदूक के स्थिर होने के कारण 0 होगा। तो यहाँ पर 0 जो है वो बराबर होगा कैपिटल MV प्लस स्मॉल mv के, जहाँ की कैपिटल M और कैपिटल V जो है वो बंदूक का द्रव्यमान और उसका प्रतिक्षिप्त वेग है, और स्मॉल m और स्मॉल v जो है वो गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैपिटल MV इक्वल टू माइनस स्मॉल mv, या
बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग यानी कैपिटल V इक्वल टू माइनस स्मॉल mv अपॉन m होगा। और इस सूत्र की सहायता से हम बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम प्रतिक्षेप वेग का एक उदाहरण देखते हैं। 0.02 किलोग्राम की एक गोली 100 किलोग्राम की बंदूक से 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। बंदूक का प्रतिक्षेप ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। प्रश्नानुसार यहाँ स्मॉल m इक्वल टू 0.02 किलोग्राम, v यानी कि गोली का जो वेग है वो 80 मीटर प्रति सेकंड है, और कैपिटल M जो है 100 किलोग्राम दिया हुआ है। कैपिटल M मतलब बंदूक का द्रव्यमान। और प्रतिक्षेप वेग का सूत्र हम जानते हैं कि v बराबर होता है स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ पर इनका मान रखने पर ये इस प्रकार से हो जाएगा 0.02 इंटू 80 अपॉन 100। इसे हल करें अगर हम तो हमें प्राप्त होगा 0.016 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार बंदूक का प्रतिक्षेप 0.016 मीटर प्रति सेकेंड होगा। आइए अब हम रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का दूसरा अनुप्रयोग देखें। इसे हम किसी नाभिक या पिंड के विखंडन में देखते हैं। प्रतिक्षिप्त वेग पर आधारित एक अन्य घटना रेडियो एक्टिव विघटन है। माना कि किसी नाभिक के विखंडन से प्राप्त रेडियो एक्टिव कण या अल्फा कण का वेग स्मॉल v और उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, तथा शेष बचे नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल M है और उसका वेग कैपिटल V है। तब रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार स्मॉल mv प्लस कैपिटल mv इक्वल टू 0 होगा। इसलिए नाभिक का प्रतिक्षिप्त वेग कैपिटल V इक्वल टू माइनस mv अपॉन कैपिटल M होगा। इसी प्रकार माना कि स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड या बम जो प्रारंभ में विरामावस्था में है, बम के फटने के बाद यह m1 और m2 द्रव्यमान के दो भागों में विखंडित हो जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, और इनके वेग क्रमशः स्मॉल v1 और स्मॉल v2 हो। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं m इंटू 0 इक्वल टू स्मॉल m1 इंटू स्मॉल v1 प्लस स्मॉल m2 इंटू स्मॉल v2, या m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0। तथा यदि पिंड या बम का प्रारंभिक वेग स्मॉल v हो तो समीकरण जो है इस प्रकार से हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू mv। इस समीकरण की सहायता से विखंडन की व्याख्या की जा सकती है। अब हम रेखीय संवेग का अगला अनुप्रयोग देखते हैं। नाव या हवाई जहाज नोदन। नाव या जहाज में गतिशील वस्तु जो कि हवाई जहाज में सामने लगा पंखा होता है और नाव में पतवार होता है, ये बहुत तेजी से वायु अथवा जल को पीछे की ओर ढकेलती है। यह वायु अथवा जल जहाज अथवा नाव को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रणोद प्रदान करती है। चौथा अनुप्रयोग है दो कणों की संघट। जब दो कण एक दूसरे की ओर गति करते हुए पास पहुंचते हैं तो उनके परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण उनकी गति परिवर्तित होती है।
जिससे उनका संवेग बदल जाता है। इस क्रिया को संघट कहते हैं। संघट में टकराने वाले कणों का भौतिक रूप से संपर्क में आना आवश्यक नहीं है। दो कणों की अन्योन्य क्रिया में यदि कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात संघट के पूर्व कुल रेखीय संवेग संघट के बाद कुल रेखीय संवेग के बराबर होता है। बच्चों, आपने टीवी में कई बार रॉकेट को छोड़ते हुए देखा होगा। रॉकेट का उपयोग अंतरिक्ष में जाने के लिए किया जाता है और इसके माध्यम से उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। आपने देखा होगा जब रॉकेट को छोड़ते हैं तो उससे लगातार गर्म गैस नीचे की ओर निकलते रहती है। तो ऐसा इसमें इस कारण से होता है कि रॉकेट में द्रव ईंधन उपयोग किया जाता है और जब इसका दहन होता है तो बहुत ही तीव्र गति से जेट के माध्यम से गैस निकलती है और इस प्रकार से गैस के निकलते रहने के कारण और ईंधन के दहन के कारण जो रॉकेट का द्रव्यमान है वो लगातार कम होते जाता है और इसके द्रव्यमान में कमी के कारण आप जानते हैं न्यूटन के नियम से कि A बराबर F/m होता है। तो द्रव्यमान में कमी होने से रॉकेट के त्वरण में लगातार वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण इसका वेग भी लगातार बढ़ते रहता है। तो इसके त्वरण में किस प्रकार से वृद्धि होती है, आइए हम इसकी गणितीय विवेचना करते हैं। बच्चों, यहाँ पर रॉकेट की संरचना प्रदर्शित की गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर रॉकेट में मुख्य रूप से द्रव ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर द्रव ईंधन होता है और ईंधन के ऑक्सीकरण के लिए यहाँ पर द्रव रूप में ही द्रव ऑक्सीकारक होता है और यहाँ नीचे में एक दहन प्रकोष्ठ होता है। इस दहन कक्ष में जब ईंधन का दहन होता है तो इस जेट नली के माध्यम से, जो कि बहुत ही संकीर्ण होती है, बहुत पतली होती है, इसके माध्यम से गर्म गैस बहुत अधिक तेज़ी से बाहर निकलती है और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये गैस नीचे की ओर निकलती है। तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट जो है ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार से रॉकेट जो है काम करता है और यहाँ पर लगातार जो है द्रव ईंधन जो है उसका दहन होते रहता है और गैस लगातार निकलते रहती है, जिससे इस रॉकेट का द्रव्यमान जो है लगातार कम होते जाता है। क्योंकि आप जानते हैं, और इसके द्रव्यमान कम होने से इस रॉकेट का त्वरण जो है वो लगातार बढ़ते जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि A बराबर F/m होता है। तो अगर रॉकेट का द्रव्यमान m कम होगा तो इससे इसका त्वरण जो है वो क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। अब मान लीजिए रॉकेट का प्रारंभ में ईंधन सहित द्रव्यमान जो है वह m0 है। रॉकेट का द्रव्यमान m0। अब यहाँ से लगातार गैस निकल रही है, तो हम मान लेते हैं कि प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान जो है वह ΔM/ΔT है। प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान, ये मान लेते हैं ΔM/ΔT है। तो T समय के पश्चात कितनी गैस बाहर निकल जाएगी, इसके द्रव्यमान में कितना कमी होगा। तो T समय के पश्चात इस प्रकार हम कह सकते हैं, T समय के पश्चात निकलने वाली गैस का द्रव्यमान
जो है वो हो जाएगा प्रति सेकंड डेल एम अपॉन डेल टी है, तो टी समय बाद क्या हो जाएगा डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी। तो टी सेकंड में जो गैस का द्रव्यमान जो है डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी हो जाएगा। तो इतना द्रव्यमान गैस का निकल जाएगा, मतलब हमारी जो रॉकेट है उसका प्रारंभिक द्रव्यमान जो m0 है उसमें t समय के बाद इतनी कमी हो जाएगी, है ना। तो t सेकंड के बाद रॉकेट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, रॉकेट का द्रव्यमान हो जाएगा ये m0 माइनस डेल m अपॉन डेल t इंटू टी। तो t सेकंड के बाद रॉकेट का द्रव्यमान इतना हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए डेल t समय अंतराल में गैस की अतिरिक्त मात्रा डेल m जो है वह बाहर निकल जाती है, तो इससे रॉकेट के वेग में डेल v का परिवर्तन हो जाता है। सूक्ष्म समय डेल t में इससे गैस की मात्रा जो निकलती है मान लीजिए वो कितनी है डेल m है, तो डेल m मात्रा निकलने से इसके वेग में क्या परिवर्तन हो जाता है डेल v परिवर्तन हो जाता है। और जो निकलने वाली गैस का वेग है मान लीजिए वो u है। तब आप संवेग संरक्षण के नियम से जानते हैं कि रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन होगा। तो रॉकेट के संवेग में परिवर्तन जो है वो हो जाएगा रॉकेट का द्रव्यमान अब जान चुके हैं कितना है m0 माइनस डेल m अपॉन डेल t इंटू टी, ये हो गया रॉकेट का द्रव्यमान। और उसके वेग कितना हो गया बताया था अभी हमने डेल v, तो इसका संवेग हो जाएगा ये द्रव्यमान गुणा वेग। इसी प्रकार गैस के संवेग में परिवर्तन, तो गैस का कितना द्रव्यमान निकला था अभी बताया हमने डेल m द्रव्यमान में कमी हुई गैस के, तो ये हो गया द्रव्यमान डेल m। और इसका वेग कितना है बताया था हमने अभी u, तो u। इस प्रकार संवेग संरक्षण के नियम से रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन होगा। अब हम इस डेल v को यहीं पर रखते हैं और बाकी ये जो द्रव्यमान है उसको हम पक्षांतर करके दूसरी ओर ले जाते हैं। तो ये यहाँ पर दोनों गुणा में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा ये बटे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें डेल m इंटू यू अपॉन m0 माइनस डेल m अपॉन डेल t इंटू टी ये प्राप्त हो जाएगा। अब अगर हम ये दोनों पक्षों में डेल t से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, तो दोनों पक्षों में अगर डेल t से भाग करेंगे हम तो यहाँ पर लिख देते हैं डेल t से भाग करने पर, दोनों पक्षों में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल v अपॉन डेल t इक्वल टू, इधर भी डेल t से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा डेल m अपॉन डेल t, और यहाँ पर बचेगा ये u और ये अपॉन m0 माइनस डेल m अपॉन डेल t इंटू टी। इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। ये जो है हमारा समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब यदि रॉकेट का त्वरण a हो तो a बराबर डेल v अपॉन डेल t होगा। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें यह प्राप्त होगा कि a बराबर डेल v अपॉन डेल t की जगह हम क्या लिख सकते हैं a, तो a बराबर डेल m अपॉन डेल t इंटू u अपॉन m0 माइनस डेल m अपॉन
डेल टी इंटू टी। इस सूत्र की सहायता से रॉकेट का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है और सूत्र से स्पष्ट है कि त्वरण ए का मान अधिक होने के लिए, क्योंकि रॉकेट तेज़ी से ऊपर जाती है, उसके द्रव्यमान में लगातार कमी होता है, जिससे उसके त्वरण में वृद्धि होती है और जिसके फलस्वरूप उसके वेग में वृद्धि होती है। तो त्वरण ए का मान अधिक रखने के लिए क्या होना चाहिए, डेल एम अपॉन डेल टी का मान अधिक होना चाहिए। तो डेल एम अपॉन डेल टी क्या था, ये अधिक होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि गैस से निकलने वाली ईंधन के दहन की दर अधिक होनी चाहिए, मतलब ईंधन का दहन बहुत अधिक होना चाहिए और उसी हिसाब से गैस जो है उतनी ही तेज़ी से बाहर निकलनी चाहिए। तो त्वरण जो है वह अधिक होगा। इसी प्रकार रॉकेट का त्वरण अधिक होने के लिए ये u का मान अधिक होना चाहिए। और u क्या है, u मतलब गैस जो है वो अधिकतम संभव वेग से रॉकेट से नीचे निकलनी चाहिए। तो इस u के मान को बढ़ाने के लिए ही गैस जो है वह जेट नली के माध्यम से नीचे निकलती है। जेट नली जो है बहुत संकीर्ण होती है, जिसके कारण उसमें प्रेशर बहुत अधिक होता है। जैसे कि आप लोग जब गार्डन में पाइप से पानी सिंचाई करते होंगे, तो जब आप लोगों को पानी दूर तक ले जाना होता है तब आप क्या करते हैं, तब आप उसके छेद को थोड़ा सा बंद कर देते हैं, यानी उसको क्षेत्रफल कम कर देते हैं। तो क्षेत्रफल कम करने से यहाँ पर इसको दबाने से क्या हो जाता है, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। उसी प्रकार जेट नली के माध्यम से गर्म गैस को बाहर निकाला जाता है, जिससे उसका वेग जो है बहुत अधिक बढ़ हो जाता है, जिसके कारण उसका त्वरण बढ़ जाता है। अब बच्चों, यहाँ पर जो है गुरुत्वीय त्वरण की उपेक्षा कर दी गई है। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण की उपेक्षा कर दी गई है, जबकि अब जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, g। और गुरुत्वीय त्वरण जो है वह नीचे की ओर लगता है और रॉकेट में लगने वाला त्वरण आप देख रहे हैं किधर लग रहा है, वो ऊपर की ओर। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण को अगर हम शामिल करें तो ये सूत्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, a माइनस जी, क्योंकि ये विपरीत दिशा में लग रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और रॉकेट का त्वरण बहुत अधिक है गुरुत्वीय त्वरण के तुलना में, तो ये हो जाएगा a माइनस जी इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल टी इंटू यू अपॉन एम जीरो माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी माइनस जी। इसे हम समीकरण 4 का नाम दे देते हैं और यही जो है गुरुत्वीय त्वरण की उपस्थिति में रॉकेट के त्वरण का सूत्र है। इसके माध्यम से हम रॉकेट में कितना त्वरण होगा वह ज्ञात कर सकते हैं। अब हम रॉकेट पर प्रणोद देखेंगे। तो अभी जैसे हमने देखा कि जेट नली के माध्यम से गैस जो है बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आती है और इसके कारण इसका प्रतिक्रिया बल जो है ऊपर की ओर लगता है और रॉकेट जो है वह ऊपर उठता है। तो रॉकेट में गैस के नीचे निकलने के कारण उस पर ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे हम प्रणोद कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका मान कितना होता है। मान लीजिए किसी क्षण t पर रॉकेट का द्रव्यमान जो है वह है m0 माइनस डेल m अपॉन डेल t इंटू टी। और त्वरण जो है, त्वरण a जो है उस क्षण पर डेल v अपॉन डेल टी है। तो प्रणोद हमने देखा एक प्रकार का प्रतिक्रिया बल है। तो प्रणोद जो है बल है और बल आप जानते हैं किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। तो यहाँ पर रॉकेट पर जो ऊपर की ओर बल लग रहा है यानी कि जो प्रणोद है वह कितना हो जाएगा,
वो हो जाएगा F इक्वल टू M। M मतलब रैकेट का द्रव्यमान। रैकेट का द्रव्यमान कितना है? m0 माइनस डेल m अपॉन डेल t इंटू टी। तो ये जो है, और इसमें गुणा किसका होगा? A, यानी कि त्वरण का। त्वरण यहाँ पर है डेल v अपॉन डेल t। ये हम इसे समीकरण 5 का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 3 में हमने जो देखा था, समीकरण 3 और 5 के को मिलाकर अगर हम लिखें तो ये समीकरण जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पहले हम समीकरण 3 को एक बार फिर से देख लेते हैं। समीकरण 3 हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ था, a इक्वल टू डेल m अपॉन डेल टी इंटू यू अपॉन m0 माइनस डेल m अपॉन डेल टी इंटू टी। यहाँ से जो रैकेट का द्रव्यमान है, इसे हम इस साइड पक्षांतर कर देते हैं और ये त्वरण को इस साइड ले आते हैं। तो रैकेट का द्रव्यमान हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, m0 माइनस डेल m अपॉन डेल टी इंटू टी। ये इधर आ गया तो हमें दूसरी ओर क्या मिलेगा? डेल m अपॉन डेल टी इंटू यू, और ये जो त्वरण है वो इस ओर आ जाएगा नीचे में इस प्रकार से। तो रैकेट के इस द्रव्यमान के मान को हम समीकरण 5 में रखते हैं। समीकरण 5 आपने देखा था, F इक्वल टू m0 माइनस डेल m अपॉन डेल टी इंटू डेल v अपॉन डेल टी था। तो समीकरण 3 से जो हमें इसका मान प्राप्त हुआ है वह हम यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू, इस मान के जगह में हम क्या मिलेगा? ये डेल m अपॉन डेल टी इंटू यू अपॉन ए। और आप जानते ही हैं डेल v अपॉन डेल टी ये क्या होता है? यह त्वरण होता है। तो डेल v अपॉन डेल टी के जगह में हम क्या लिख सकते हैं? इंटू ए लिख सकते हैं इसके जगह। तो इस प्रकार हमें प्रणोद F जो है वह मिलेगा डेल m अपॉन डेल टी इंटू यू। ये a और a जो है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इस प्रकार प्रणोद जो है हमें मिला F इक्वल टू डेल m अपॉन डेल टी इंटू यू। अर्थात रॉकेट पर लगने वाला प्रणोद जो है ईंधन गैस में कमी की दर तथा गैस के निकलने के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार से जो रॉकेट का प्रणोद है वो गैस के निकलने की दर और ईंधन के दहन के दर के गुणनफल के बराबर होता है। आइए अब हम रॉकेट के प्रणोद से संबंधित एक आंकिक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक रॉकेट जिसका प्रारंभिक द्रव्यमान 20,000 किलोग्राम है, उसे 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से छोड़ा जाता है। रॉकेट पर प्रारंभिक प्रणोद ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान यानी कि m 20,000 किलोग्राम दिया हुआ है और त्वरण जो है वह a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप जानते ही हैं कि रॉकेट को छोड़ते समय उस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला बल जो है वह प्रणोद F ऊपर की ओर है और दूसरा बल जो है वह रॉकेट का भार mg होता है जो कि नीचे की ओर कार्य करता है। तो इस प्रकार रॉकेट पर ऊपर की ओर लगने वाला परिणामी बल जो है वह F माइनस mg होगा। इस प्रकार से न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार F माइनस mg इक्वल टू ma होगा, या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं F इक्वल टू ma प्लस mg।
जी। यहाँ पर हमें m 2 दिख रहे हैं, तो इसे हम m को कॉमन निकाल देते हैं, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा F इक्वल टू m और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस जी। अब m का मान हम रखते हैं 20,000, a का मान है 5 और g का मान है 9.8। तो इसे हल करेंगे तो इस प्रकार से प्राप्त होगा 20,000 गुणा 14.8। अब इन दोनों को गुणा करने से 2,96,000 न्यूटन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार रॉकेट का प्रारंभिक प्रणोद 2,96,000 न्यूटन होगा। गति के द्वितीय नियम से गति के तृतीय नियम का निगमन। माना कि पिंड A तथा B के प्रारंभिक संवेग क्रमशः P1 और P2 हैं। ये आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। पिंड B पिंड A पर F12 बल लगाता है, जबकि पिंड A पिंड B पर F21 बल लगाता है। इनमें अन्योन्य क्रिया के कारण सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी में पिंडों के संवेग में परिवर्तन क्रमशः डेल P1 तथा डेल P2 होते हैं। चूंकि इन पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, अतः संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार P1 धन P2 जो है वो नियतांक होगा। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल P1 प्लस P2 इक्वल टू 0 या डेल P1 प्लस डेल P2 इक्वल टू 0। इससे क्या हो जाएगा, इससे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डेल P1 इक्वल टू माइनस डेल P2। अब अगर यहाँ पर हम दोनों पक्षों में डेल टी से भाग कर दें, तब ये इस प्रकार से हो जाएगा, डेल P1 अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल P2 अपॉन डेल टी। और आप जानते ही हैं कि डेल P1 अपॉन डेल टी जो है वह F12 के बराबर होता है और डेल P2 अपॉन डेल टी जो है वह F21 के बराबर होता है। इस प्रकार F12 इक्वल टू माइनस F21 अर्थात पिंड B द्वारा पिंड A पर लगाया गया बल पिंड A द्वारा पिंड B पर लगाए गए बल के बराबर होता है और यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। इस प्रकार गति के प्रथम तथा तृतीय नियम गति के द्वितीय नियम से निगमित होते हैं। इस कारण गति के द्वितीय नियम को हम मूलभूत नियम भी कहते हैं। संगामी बलों का संतुलन। जब दो या दो से अधिक बल किसी बिंदु पर कार्य करते हैं तो वे संगामी बल कहलाते हैं, तथा जब किसी बिंदु पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी शून्य होता है तो वे संतुलन में कहे जाते हैं। मान लीजिए तीन संगामी बल F1, F2 तथा F3 जो है वह बिंदु O पर कार्यशील हैं। तो इन बलों का परिणामी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें F1 और F2 का परिणामी ज्ञात करना होगा। इसे ज्ञात करने के लिए माना कि F1 बराबर OA, F2 बराबर OB, तो समांतर चतुर्भुज OACB हम बना सकते हैं और समांतर चतुर्भुज नियम जो होता है आप जानते हैं सदिश योग का, उसके अनुसार यहाँ पर OC बराबर OA धन OB प्राप्त होगा। तो OC बराबर OA जो है वह F1 है और OB जो है F2 है, तो OC बराबर F1 धन F2 प्राप्त होगा। अब यदि तीसरे बल F3 जिसे कि चित्र में हमने OC डैश से प्रदर्शित किया है,
यह F1 धन F2 है ना, जो कि OC है, के बराबर और विपरीत होगा। इस प्रकार तीनों बलों का परिणामी शून्य होगा, क्योंकि OC डैश बराबर ऋण OC, या F3 बराबर ऋण, ब्रैकेट में लिखेंगे F1 प्लस F2, या फिर इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0, यानी तीनों बल जो है वह संतुलन की अवस्था में होंगे। व्यापक रूप से यदि एक बिंदु पर F1, F2, F3 इस प्रकार से Fn बल कार्यशील हैं, तो वे संतुलन में होंगे यदि F1 धन F2 धन F3 इसी प्रकार से Fn तक इनका योग जो है वह 0 हो। तो n समांगी बलों के संतुलन को हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, समेशन i इक्वल टू 1 to n Fi इक्वल टू 0।